हासिल की जो वो चाहते थे करना? मुझे लगता है कि अगर आप एक साधारण हिंदुस्तानी के जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो इंसान चाहता है कि वो आर्थिक उन्नति करे और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का मध्यम वर्ग अथवा निम्न मध्यम वर्ग अथवा गरीब परिवारों में कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें अगर वो अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहें या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहें तो अक्सर ऐसे परिवारों में कहा जाता था कि अच्छा तब होगा जब आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी। बहुत कम लोगों को ये सपना जीने का कहीं ना कहीं सहारा मिलता था कि हम अपने दम पर कुछ अपना व्यवसाय करें। जनधन योजना बहुत बड़ी एक पहल थी सरकार की, जो अनबैंक्ड थे हमारे देश में, जिन नागरिकों तक बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंची उस नागरिक तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाना मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कदम था, ऐतिहासिक कदम था। और मुझे लगता है साक्षात जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि जब सरकार और समाज दोनों ठान लें तो ये आउटरीच बैंकिंग सिस्टम में भी संभव है। दूसरा, महिला की दृष्टि से अक्सर ये कहा जाता है कि अगर व्यवसाय करना है तो पति से पैसे लीजिए अथवा पिता से लीजिए। उसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली होने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था। तो जब मुद्रा योजना की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों का ये भ्रम था कि एक महिला बैंक तक कैसे पहुंचेगी, और ये बैंक से जो सहूलियत लेनी थी आर्थिक दृष्टि से वो लगभग 50,000 से लेकर 10 लाख तक की राशि तक लेनी थी। लेकिन शर्त ये थी कि आपको अपना बिजनेस प्रपोजल खुद बनाकर प्रेषित करना पड़ेगा बैंक मैनेजर के सामने और उसके आधार पे आपको बिना किसी ब्याज के ऋण मिलेगा। आज मैं एक महिला होने के नाते इस बात का फक्र महसूस करती हूँ कि 70% जो लाभार्थी हैं मुद्रा योजना में वो महिलाएं हैं। इसका मतलब हमारे देश की सामान्य महिला में इतना स्वावलंबन के साथ साथ आर्थिक इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बैंक के अफसर के पास जाकर कहे कि मैं ये व्यवसाय करना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए लोन चाहिए और आप मुझे लोन देंगे तो मेरी वृद्धि होगी आर्थिक रूप से। और महिलाएं ये लोन लौटा भी नहीं है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को एक संकेत है दैट योर मनी सेफ विद विमेन। ओके, नाउ मोदी जी ने तमाम मोदी जी हर चीज का स्लोगन देते हैं, हर चीज का एब्रीवेशंस देते हैं। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात की, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। अब सडनली एक न्यू इंडिया का स्लोगन आ गया। ये न्यू इंडिया क्या है? ये कहीं शाइनिंग इंडिया से अटल जी का भी एक शाइनिंग इंडिया था, ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। हम 2019 की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि क्या ये न्यू इंडिया में आपको कुछ मिलेगा या फिर शाइनिंग इंडिया की तरह ये भी वहीं रह जाएगा? पहले तो इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए कि जब अटल जी ने कहा कि इंडिया एक विकसित पथ पर निकल पड़ा है, उस बात में दम इसलिए था क्योंकि चिदम्बरम साहब ने स्वयं जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी पुष्टि की देश की संसद में और कहा कि हाँ, आर्थिक रूप से हम जिस सरकार को छोड़ गए थे उसके कंपैरिजन में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की देन रही राष्ट्र को, उस दृष्टि से देश ने आर्थिक उन्नति बहुत प्राप्त की है। साथ ही अगर आप न्यू इंडिया की बात करें तो ये कोई इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन नहीं है। 2014 में एक सशक्त राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना से देश की जनता ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमें सेवा का मौका दिया। और वो सशक्त राष्ट्र है क्या? अगर हम चाहते हैं कि देश 75 साल आजादी के मनाए तो उस 75वें साल में हर हिंदुस्तानी की, जैसे आपका चैनल हर हिंदुस्तानी का चैनल है, तो ये तय करे, रास्ता इख्तियार करे कि जिस भारत की हम सब कल्पना करते हैं वो नया भारत क्या होगा, जिसकी नींव भले ही लोकतांत्रिक बहुत पुरानी है, सामाजिक शैक्षिक बहुत पुरानी है, किंतु अगर वो एक नई दृष्टिकोण, नई दिशा को दे और नए पंख लेकर नई आसमान को छुए तो उसमें क्या बुरा है? तो क्या इस न्यू इंडिया में सबके लिए समरसता होगी? मुझे लगता है मोदी जी ने बार बार हर मन से कहा है कि सबका साथ सबके विकास से ही इस नए इंडिया का आप आगमन देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का मुझे लगता है हमारी पॉलिसीज के माध्यम से भी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन जिसको आप कहते हैं वो एक्चुअली धरातल पर इम्प्लीमेंट हो पाया। तो आप लोगों के जो प्रशंसक गण है, जो आपके साथ आपकी पार्टी के में जो शायद ये लेके चलते होंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाएं तो ग्राउंड पर रियलिटी ये है स्मृति जी कि ग्राउंड में समरसता नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इस बात का विश्वास आपकी सरकार नहीं दिला पाई है
कि पूरे ये ढिंडोरा उन लोगों ने भी पीटा जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे कि समरसता ग्राउंड पर नहीं है, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है, हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और जिस प्रकार से एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने उत्तर प्रदेश में देखी, उसमें लोगों ने ये नहीं देखा कि किसकी रगों में हिंदू का खून घूम रहा है या मुसलमान का। लोगों ने देखा कि हर परिवार को, हर नागरिक को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व उन्होंने उस विश्वास को दिखाते हुए हमें वोट दिया। तो जो कहते हैं ना सेक्युलरिज्म का बोगी, उसे हर बार तभी उजागर किया जाता है जब कहीं ना कहीं इसे तो उजागर आप ही की पार्टी के लोग करते हैं। किसने उठाया कब्रिस्तान और का मुद्दा, शमशान का मुद्दा किसने? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये सारे मुद्दे जिनको आज आप उजागर कर रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उजागर हुए थे। और तब हमको जिस प्रकार से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, वो इस बात का संकेत है कि आप सेक्युलरिज्म का बोगी चाहे कितना भी उठाएं, लोग आज पर्यायवाची डेवलपमेंट का नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं और उनके नेतृत्व में ही वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हाँ, लेकिन यही तो बात है कि जब बीजेपी चुनाव में जाती है तब इस तरीके के मुद्दे उठाती है, और जब चुनाव जीत जाती है उसके बाद सबका साथ सबका विकास करने लगती है। तो ये जो आपकी जो नीति है ना, सबका विकास की बात चुनाव में भी की, चुनाव से पहले भी की, जब चुनाव नहीं था तब भी की। लेकिन आपको हाँ इस प्रकार के प्रश्न उठा के 2 मिनट की टीआरपी जरूर मिल जाएगी, लेकिन पॉलिटिशियन को बिल्कुल नहीं, टीआरपी की बात नहीं है। पॉलिटिशियन को उठाएंगे, पॉलिटिशियन को सवाल 2 आप विषयों करेंगे, इसकी कैकोफोनी आपके लोग करेंगे इस मंच पे आज अनुराधा जी। लेकिन जब ये बात आएगी तब आप लोग ये कह देंगे कि हम नहीं उठाते हैं, मीडिया उठाता है। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप मेरे शब्दों को अपने शब्द मान के बोले जा रही हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगी। पहले आपको मानना पड़ेगा कि आपने अभी शब्द मरोड़े हैं, जो मैंने कहा नहीं उसको आपने बोला है। नहीं, लेकिन आपकी तो कैकोफनी कौन कर रहा है? पार्टी जो है जिस तरीके से मुद्दे उठाती है, जिस तरीके से मुद्दे उठाती है इलेक्शन के पहले, और फिर जब इलेक्शन में जीत जाती है उसके बाद का जो प्रोजेक्ट करना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस बात को कभी ना कभी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अब कांग्रेस जनता की टॉप प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन यू कम टू टर्म्स विद दैट एरा ऑफ रेजिंग द सेक्युलरिज्म बोगी, दैट एरा ऑफ मोदी हेटिंग डज नॉट गेट यू दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, आई थिंक योर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग विल चेंज। डू यू बिलीव कि मोदी जी ने विपक्ष को खत्म कर दिया? अब आई थिंक फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी हम विपक्ष को खत्म करें, नेता विशेष को खत्म करें, इस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी राजनीति की नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में जो सवाल किए वो राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति अथवा प्रदेश की आर्थिक नीति से जुड़े थे। अब अगर उसे विपक्ष अपने आप को टारगेट माने तो ये विफलता विपक्ष की सोच की है, भाजपा की नहीं। अभी आपसे पहले अखिलेश यादव जी मंच पे थे, उन्होंने कहा कि मैंने इतना विकास किया, मैंने विकास की बात की, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, और तमाम और मुद्दे उठा करके बीजेपी वोटर्स को लेकर गए, उन्होंने बहला दिया। लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अखिलेश जी को अपने इस 3 साल के अंतराल में अमेठी से संबंधित कई पत्र लिखे, आज तक एक भी जवाब नहीं आया। तो जो मुख्यमंत्री, बाकी सब तो छोड़िए, जनता के एक पत्र का उत्तर ना दे, वो कैसे इस बात की दुहाई दे सकता है कि मैंने काम बहुत किया? छोटी सी बात कहती हूँ, जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब तक अमेठी का ही विधायक गायत्री प्रजापति फरार था, पुलिस के ऊपर दबाव था, और जिस दिन रिजल्ट आने लगा तो पुलिस अपने आप तैनात हो गई और न्याय के पक्ष में गायत्री प्रजापति जी को जेल हुई। जिस दिन मैंने अमेठी में कदम रखा, वहां के किसानों ने आकर कहा कि हमारी जमीनें राजीव गांधी फाउंडेशन ने हथिया ली है। जिला न्यायालय ने इस बात का आदेश दिया कि आपको ये जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन को वापस लौटानी पड़ेगी किसानों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अखिलेश जी के नेतृत्व में फोन करवाया डीएम को और कहा जब तक हम ना कहें किसान की जमीन वापस मत कीजिए। और आप कहते हैं कि अगर वो आज आकर न्यूज 24 के मंच पर दुहाई देंगे तो लोग हकीकत नहीं जानते। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व को मुंशीगंज का जो गेस्ट हाउस आपने वापस लिया,
तो जनता का है भाई, जनता को लौटाए, इसमें क्या पाप किया है? बिल्कुल बिल्कुल सही किया। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको उदाहरण आप देती हूँ, मैं आपको अमेठी एक से और 2019 की वो कैंडिडेट मेरी पार्टी निर्णय करेगी कौन जिस कैंडिडेट है। तरीके से लेकिन आप अमेठी में काम कर रही हैं, तो लगता अनुराधा है जी, आप अर्नब गोस्वामी की तरह मत बनिए। नहीं, मैं कोई अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ, सॉरी। लेकिन मेरा सवाल ये है, बात पूरी होने दीजिए तब अपना सवाल कीजिए। आप ये बताइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए तब अपना सवाल हाँ। कीजिए। देखिए, इन लोगों ने, दोनों ने कहा, विशेष अखिलेश जी ने कहा कि हम दो नौजवान हैं और हम लोग बदलने आए हैं। बदलना था तो अमेठी से शुरुआत करते। एक जमीन दी जाती है जो जनता की जमीन है, एक ट्रस्ट कोर कहा जाता है कि आप जनता के लिए इस पे अस्पताल चलाएं, जनता के लिए अस्पताल, जनता के लिए उसमें गेस्ट हाउस होना चाहिए। जो मरीज है इलाके के वो वहां आकर रहें, और जो बहुत ही बीमार है उसका परिवार आकर वहां रहे। मरीजों को, परिवारों को जगह नहीं दी जाती। कांग्रेस के नेता उसे अपना पर्सनल गेस्ट हाउस बनाते हैं और आंखें मूंद कर सरकार बैठी रहती है। और आपको लगता है ऐसे इलाके में फिर अखिलेश जी को और राहुल जी को वोट मिलेगा? तो इस बात की गारंटी आप दे रही हैं? जायज में एक जमीन है जिसपे लड़कियों के लिए स्कूल बनना था, उस पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय बना लिया, कांग्रेस की गतिविधियां चल रही हैं। लड़कियों ने जब राहुल जी को घेरा और कहा भाई हमारे लिए स्कूल बनना था, और ये मुस्लिम परिवारों की बेटियां थी, 14 साल की लड़कियों को जेल में भरवा दिया गया। आपको लगता है वो इलाका इनको वोट देगा? नहीं, मैं तो क्या आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं? उन मुस्लिम लड़कियों के लिए जब हम लोग खड़े हुए थे, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि स्मृति ईरानी क्या 2019 की वहाँ की कैंडिडेट है? अब वो आप निर्णय नहीं करेंगी। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं निर्णय की बात कहाँ से करने लगी? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जमीन आप पूरी तरीके से वहाँ तैयार कर रही हैं। बात जमीन तैयार करने की नहीं है, बात ये संदेश देने की है कि हर नेता वोट पाने के बाद पीठ नहीं फेरता। बात ये साबित करने की है कि हर नेता वादे करके गरीब को भूल नहीं जाता। वो इलाका जो 60 साल से कांग्रेस परिवार के पास है, उसमें आप आश्चर्यचकित होंगी, ऊंचाहार से अमेठी की एक रेलवे लाइन है। मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक से मिली, उस वृद्धजन ने मुझे क्या कहा, बेटे को, अपने पोते को लेकर आए थे साथ एक भाषण सुनने के लिए। मैंने कहा काका सुनना क्या है? कहने बेटा अपने पोते को सुनाने आया हूँ कि जब मैं जवान था तो नेहरू जी का सुना था वादा, ऊंचाहार से अमेठी ट्रेन बनेगी। फिर इंदिरा जी का वादा सुना, ऊंचाहार से अमेठी ट्रेन की लाइन जाएगी। फिर राजीव जी का सुना, राहुल का सुना, आज तक लाइन बनी नहीं। और पहली बार जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने जाकर रेल मंत्रालय में कहा साहब 4 पुश्तों से इस रेल लाइन का वादा हो रहा है, आप रेल लाइन डालेंगे? मैं जीती नहीं थी वहां से, लेकिन वो रेल लाइन चली नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो मतलब अमेठी आप लोगों का, चूंकि वो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो आपके सीन पर आपके लिए एक टारगेट तो है ना? नहीं, टारगेट कैसा? आप मुझे बताइए। जिसको वोट मिलता है वो लौट कर नहीं जाता वहां। मुझे तो वोट उनसे कम मिला था ना। मैं 3 साल क्यों निरंतर वहां गई? क्योंकि जब मैं उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई जो एक स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मैंने उस वक्त चुनाव में भी कहा कि वहां पर एक गरीब महिला को दाना बीनते देखा है सड़क में। इज दैट द लेगेसी? तो अब आप अमेठी के लिए आप क्या मूलभूत परिवर्तन करने वाली हैं? चलिए, आप चूंकि अमेठी पे आप बहुत, आपका कंसंट्रेशन है, आप वहां जा रही हैं, आप वहां बाकायदे उसको नर्चर कर रही हैं, तो आपकी अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी है, तो उसकी कायाकल्प आप कैसे करने वाली हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हार गए चुनाव उनसे पूछ रहे हैं, जो जीता है वो बता नहीं रहा है। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपकी वहाँ पे सरकार है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। माना उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो पूछ रही थी अब आप क्या करने वाली हैं? 2019 की बात, 2019 की बात। अनुराधा जी, हिसाब किताब ही करना है तो चोखा कीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। 60 साल जनता ने उनका हिसाब कर दिया। जनता ने ये भी हिसाब किया कि राहुल जी तो आज भी सांसद हैं। आज से 3 सप्ताह पहले मैंने कहा था चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देते हुए, 30 साल से एक स्टील का प्लांट बंद पड़ा है वहां। मैंने धन्यवाद दिया कि आप 1 महीने में उसको शुरू करने वाले हैं।
आज तक सांसद जी ने एक बार भी स्टील मिनिस्टर से बात नहीं की कि जी हमने सुना है कि स्टील फैक्ट्री शुरू होने वाली है, कुछ बताएंगे? और आप मुझसे हिसाब मांग रही हैं? नहीं, मैं हिसाब नहीं मांग रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कि आप क्या कायाकल्प करने वाली हैं। 30 साल नहीं माना जा रहा, आगे की 30 बात साल की जा रही है। पुरानी तो फैक्ट्री बंद है मैडम, उसको खुद शुरू करना क्या कायाकल्प पलटने का एक पहला कदम नहीं है? अच्छा ये जो बताइए कि जमीनें हड़पी गई उनको फार्मर्स को लौटाना या फिर लड़कियों के स्कूल का प्रबंध करना, क्या वो कायाकल्प बदल करने का एक रास्ता नहीं है? तो और ये बताइए कायाकल्प अनुराधा जी आप 2.5-3 सालों में नहीं किया होता तो अमेठी के इतिहास में पहली बार 5 विधानसभा की सीट है, 4 में भारतीय जनता पार्टी जीती है इतिहास में पहली बार, और 5वीं पर भी कांग्रेस नहीं जीती है। वो तो हर जिले में जीती है, ऐसा क्या है? अमेठी वो तो में नहीं सब जीती सारी है। जगह पे ऐसा ही हुआ है। इस अमेठी बार तो में नहीं जीती बीजेपी है। का सिक्का चला है तो चला है। हाँ, लेकिन ये तो ट्रेडिशनल बेस्टियन है ना, हाँ। जहाँ 2 लड़के अपना पूरा जोर लगा रहे थे। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं, आपको कहा जा रहा था कि आप इतनी ये है, आप हाँ दबंग महिला है। दबंग महिला है आप। मेरी ऐसी यहाँ कई बैठी हैं बहनें, लेकिन एक स्पष्टवादी हैं, शायद आप उसको दबंग बोलते हैं। नहीं, I एक think बात many बताइए, women आपकी here who- सरकार का ये वायदा था कि तमाम रोजगार किए जाएंगे। 1 करोड़ रोजगार की बात थी, चूंकि 2 करोड़ रोजगार की बात थी शायद। अब ये बताइए कि उसमें से हुआ क्या? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, अभी मैं 3 दिन पहले देख रही थी कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं सब अपने लोगों को कम कर रही हैं। कहीं से 1000 लोग हटाए जा रहे हैं, कहीं से 600 हटाए जा रहे हैं, कहीं से 2000 हटाए जा रहे हैं। आपको पता है ऑटोमेशन का इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे और आईटी और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पे कितना होने वाला है? आज अगर किसी भी राष्ट्र को आर्थिक रूप से उन्नति करनी है तो लोगों को स्वावलंबी बनाकर उन्हें एंटरप्रेन्योरियल एक पाथ पर डालना होगा। स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो अथवा मुद्रा योजना हो, ये सारी योजनाएं जिनमें सीधा बैंक से पैसा जाता है एक नागरिक को ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके, किसी की नौकरी करने की बजाय दूसरों को नौकरी दे सके। आज अगर आप हर साल का आवंटन देखें मुद्रा योजना का, और मैंने जैसा कहा कि 70% तो लाभार्थी महिलाएं हैं, तो नौकरी की लाइन में खड़े करने की बजाय आपने व्यवसाय शुरू करके कुछ दिया। तो बताइए ना, कितने रोजगार आपने क्रिएट कर दिए? मैं वही यही तो बता कह रही हूँ दीजिए। अनुराधा जी, 70% अगर लोन्स मुद्रा के महिलाएं लेकर अपना व्यवसाय शुरू करें, इसका मतलब क्या वो बेरोजगार नहीं है? काम करने के लिए लोन ले रही हैं। लोन ले रही हैं, बिल्कुल हाँ, सही और है, लेकिन लौटा भी एक तरफ दूसरा जैसे मैं जिस सेक्टर में हूँ, कम हो रहे हैं। मैं जिस तो सेक्टर मैं में यही हूँ, पूछ रही हूँ। मैं जिस सेक्टर में हूँ अपैरल्स है, मेडअप्स है। मेडअप्स मतलब आप जिस सोफे पे बैठते हैं वो जो कपड़ा है वो मेडअप है, जो टेबल क्लॉथ है वो मेडअप है, जो कर्टन है वो मेडअप है। अब इस सब में 1 करोड़ के निवेश में हम 70 नौकरियां अपेक्षित करते हैं। 6000 करोड़ का पैकेट है पूरे सेक्टर के लिए। आज हिंदुस्तान के मेडअप सेक्टर का जलवा यह है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी मेडअप चाइना से ज्यादा बिकता है, और अगर वो बिकता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है ताकि यहाँ पे जितना भी ऑर्डर मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे यहाँ से फुलफिल कर सके। तो जब ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का एक्सपेंशन होता है तो क्या इसका मतलब नौकरियां मिल रही है ना? तो नौकरी नहीं, रोजगार मिल रहा है, ये कहना चाह रही हैं आप? नौकरी रोजगार दोनों। स्किल इंडिया के माध्यम से जो ऑलरेडी स्किल्ड है हाँ। उसको अपस्किल करने का, आज अगर मैं यहाँ पर बैठ